सभी यूनियंस आपके साथ खड़े हैं। आपने ये भी सुना, सब साथियों ने बातचीत की और कॉमरेड ओबुलेशु ने डिटेल में बताया एक एक सेक्टर के बारे में, कैसे उस सेक्टर को मोदी की सरकार बेचना चाहती है। और साथियों ने अपने अपने सेक्टर की यहां पर बात की। अभी बैंक वाले साथी बोल रहे थे, तो बैंक वालों ने 2 दिन का हड़ताल किया। अगले दिन जीआईसी ने 17 को हड़ताल किया। 18 को LIC वालों ने हड़ताल किया। 4 दिन कंटिन्यूअसली वर्किंग डेज में फाइनेंस सेक्टर की यूनियंस ने स्ट्राइक किया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बैंक्स तो टाइम टाइम पे स्ट्राइक करते हैं। और डिफेंस वालों ने इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल दिया था। लॉकडाउन से पहले भी उन्होंने शुरू किया था और 6th डे गवर्नमेंट ने उनसे नेगोशिएट करके ये बोला, अभी हम आपके 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं कर रहे। तो यूनियंस ने भी ये कहा, तो हम भी जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे अपनी स्ट्राइक डेफर करते, खत्म करते नहीं, डेफर करते। और लॉकडाउन पीरियड में अचानक जब मोदी की सरकार ने फिर से घोषणा कर दिया कॉर्पोरेटाइज करेंगे, तो डिफेंस फेडरेशंस ने यूनाइटेडली इनडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल दिया। लेकिन कब कॉल दिया? पहले उन्होंने बैलेट लिया, सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉइज को वोट डालने को बोला, स्ट्राइक करना है कि नहीं करना है। 98% वर्कफोर्स ने कहा स्ट्राइक पे जाना है। उसके बाद उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद स्ट्राइक शुरू होने वाला था। सरकार ने कंसिलिएशन शुरू कर दिया और कहा कि अब कंसिलिएशन है, बातचीत है और इसलिए आप हड़ताल नहीं करो, हम कॉर्पोरेटाइज नहीं कर रहे। और ये अब लटक गया है। तो डिफेंस वाले लड़ना चाहते हैं, रेलवेज वाले भी अब आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हैं, लड़ना पड़ेगा। मैं बेचूंगा अपने देश का कोयला, शर्म भी नहीं आती है। हड़ताल कोयला में नहीं हुई थी जितनी 3, 4, 5 जुलाई को हुई, वो भी कोविड पीरियड में। सेक्शन आफ्टर सेक्शन वर्कर्स, एम्प्लॉइज लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब AIQC बता रही थी सबको, सब एम्प्लॉइज और वर्कर्स को बता रही थी, इनको दोबारा मत बैठने दो। अगर ये दोबारा बैठ गए तो जेट स्पीड से ये लेबर लॉज चेंज कर देंगे और जेट स्पीड से हमारे देश के पब्लिक सेक्टर को बेच डालेंगे। ये हमने कहा था, ये हम लोगों ने वार्न किया था। लेकिन फिर भी झंडा उठाएंगे लड़ने के लिए, जब कुछ चाहिए तो लाल झंडे के पास आएंगे, AIQC के पास आएंगे। आप ही लड़ सकते हो, आप ही लड़ सकते हो। जब वोट डालने का बात आया, मोदी नजर आ गया लोगों को और मोदी ने बैठने के साथ ही एक एक करके जो कदम उठाने शुरू किए हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत डैमेजिंग है, बहुत नुकसान वाले हैं। इस देश को कई दशकों पीछे फेंक देंगे। ये आज हमारे सामने चुनौती है। और क्या जो सब कुछ मोदी कर रहा है, और हमने कहा कि इसकी सरकार ये करेगी अगर इसको दोबारा बैठने दिया। अगर इसको दोबारा बैठने दिया तो मजदूरों का, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग का, उनकी यूनियंस का गला घोटेंगे। हमने ये बोला था कि 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, किसानों की जमीन नहीं छीन पाए, दोबारा कुर्सी पे बैठेंगे तो ये छीनेंगे। अब सब सामने आ रहा है लोगों के। हम क्यों बोल पाए?
क्योंकि हम AITUC हैं। Comrades, understand, all of those who hold the flag of AITUC, आप सब लोग जो AITUC का झंडा उठाते हो, आप सब जानते हो कि आपने AITUC का सेंचुरी मनाया, 100 साल मनाया। AITUC केवल एब्रीविएशन नहीं है, एक बैनर के ऊपर नाम नहीं है। AITUC हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास की हिस्ट्री है, उसकी लीगेसी है, उसकी स्ट्रगल्स की लीगेसी है, उसका एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास की मूवमेंट का। और इसलिए हम उन अनुभवों के आधार पे जो AITUC का हिस्ट्री है, उससे सीखने के आधार पे ये कह रहे थे, जब पहली बार ही नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे और उनके कुर्सी पे बैठने के बाद मोहन भागवत ने बोला 800 साल बाद हिंदू का राज हुआ है। अरे पहले जो राज कर रहे थे हिंदू नहीं थे? वो मंदिर नहीं जाते थे क्या? उसमें मंदिर जाने वाले भी थे भाई, तिलक लगाने वाले भी थे, गुरुद्वारे में मत्था टेकने वाले भी थे, ईसा को याद करने वाले भी थे, 5 बार नमाज पढ़ने वाले भी थे, हिंदुस्तान की ऊंची ऊंची पदवियों पे सब लोग रहे। लेकिन सेकुलर इंडिया में सब धर्मों को अपने अपने धर्म को चलाने की इजाजत है। इस अंडरस्टैंडिंग से इस देश को एक साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ले जा रहे थे। मोदी के आने के बाद ही हिंदू कुर्सी पे बैठा, और इसलिए हमने ये कहा था कि ये अपने इतिहास में जो सबक लेकर के पैदा हुए और कुर्सी पे बैठे हैं, ये वो सब कुछ करेंगे अब हमारी यूनियंस के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए, हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए, हमारे किसान की जमीन के लिए और पब्लिक सेक्टर की जमीन के लिए खतरे की घंटी है, और देश के आवाम की एकता के ऊपर खतरे की घंटी है। ये भी हम बोल पाए। क्यों हम बोल पाए? क्यों हम बता पाए? इसलिए हम बता पाए, जो मैंने आपको कहा वही दोहरा रही हूं, क्योंकि हम AITUC हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। हमारे देश के मजदूर ने, जब यूनियन नाम का शब्द नहीं मालूम था उनको, डिक्शनरी में ये यूनियन शब्द एक मजदूरों के इकट्ठा होकर जो कलेक्टिव है यूनियन बनता है, ये नहीं था। उस समय से हिंदुस्तान के मजदूर ने लड़ना शुरू किया। 1827 के अंदर पहली हड़ताल इस देश में हुई, कोई यूनियन नहीं थे, और उसके बाद कितनी हड़तालें हुई। इस देश के मजदूरों ने अपनी लड़ाई से और आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्रतिरोध से, और देश के किसानों ने जिनको ब्रिटिशर्स ने बर्बाद करना शुरू किया था, उन्होंने अपनी आवाज की बुलंदी से, अपनी लड़ाई से इस देश के अंदर अंग्रेजों के विरोध में आजादी के आंदोलन की आवाज उठानी चाहिए, ये बैकग्राउंड तैयार किया था, ये पृष्ठभूमि तैयार किया था। तो इसलिए हमें प्राइड है, हम वर्किंग क्लास है, हमें प्राइड है, हम यूनियनिज्म करते हैं, हमें प्राइड है कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो प्रीडिसेसर्स थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बैकग्राउंड तैयार किया, आवाज उठाई। और दुनिया में जो मजदूरों ने लड़ा, दुनिया के हर कोने में लड़ा, उन्होंने बड़े बड़े फिलोसोफर्स को चुनौती दी, बड़े बड़े आइडियोलॉग्स को चुनौती दी कि देखो, जिस मजदूर को तुम जानवर समझते हो, उससे काम लेते हो, उसके घंटे भी तय नहीं है, उसकी मजदूरी भी तय नहीं है, उसके काम के स्थान पे सुरक्षा नहीं है, उसका बुढ़ापा भी सुरक्षित नहीं है। वो मजदूर लड़ना चाहता है और दुनिया के हर कोने में लड़ रहा था। और जो फिलोसोफर्स बोलते थे ये नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो जाना चाहिए, सब बोलते थे। उन फिलोसोफर्स को चुनौती दिया, चैलेंज दिया वर्कर्स ने पूरी दुनिया में। उस चैलेंज का नतीजा था जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स और उनके मित्र एंजल्स ने इसको समझा
दुनिया को समझाया ये ह्यूमन सोसाइटी कैसे बनी है, ये मानव समाज आज इंडस्ट्री के युग में कैसे पहुंचा है। समाज में हमेशा सदियों सदियों से एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था, लेकिन जो शोषित था, जो दबा हुआ था, जो कुचला हुआ था, जो पिटा हुआ था, वो अपनी आवाज उठाया, वो लड़ा। उसकी लड़ाई से कुछ नए समाज की सृजना हुई, नया समाज बना। हर नए समाज में फिर नए संघर्ष पैदा हुए, उसके बाद फिर नया समाज पैदा हुआ। और मार्क्स ने कहा, उन्होंने कहा कि आज क्या लड़ाई है। उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रियल एरा है, ये औद्योगिक युग है, इसमें मालिक और मजदूर की लड़ाई है। इसलिए मजदूर संगठित होगा, संगठित होकर के लड़ेगा तो वो मालिकों के विरुद्ध उस लड़ाई में समाज के बाकी शोषित हिस्सों को अपने साथ करेगा, तो फिर उसमें से समाजवाद का जन्म होगा। ये मार्क्स ने कहा। तो वर्कर्स की लड़ाई ने मार्क्स को भी पैदा किया, एंजल्स को भी पैदा किया, और 1848 में लिखा गया वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुनिया के मजदूर आंदोलन के लिए एक एनकरेजमेंट बना, प्रेरणा का स्रोत बना, इंस्पिरेशन बना, गाइडेंस बना, और दुनिया में मजदूर आंदोलन और तेज हो गया। हमारे देश में भी 1860-61 से यूनियन बनना शुरू हुआ। प्लांटेशंस में, जूट में, टी गार्डन्स में, कॉफी गार्डन्स में और रेलवेज में। 1853 में रेलवे शुरू हो गया था। डिफेंस तो 219 ईयर ओल्ड है हिंदुस्तान में, डिफेंस सेक्टर में यूनियंस, और एक एक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो सेक्टर सामने थे, हर सेक्टर के अंदर यूनियन बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। और हमारे देश के मजदूरों ने दुनिया के मजदूरों की तरह आवाज उठाई, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं, हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो, हमें काम के पूरे दाम दो, हमें काम के स्थान पे सुरक्षा दो, और हमारे बुढ़ापे के गुजर के लिए सामाजिक सुरक्षा दो। ये आवाजें उठने शुरू हुई। और जब 20th सेंचुरी आया तो देश के बनते हुए, आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को इस देश के मजदूरों ने जन आंदोलन करना सिखाया। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूं, मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स बोल रही हूं कि इस देश की फ्रीडम मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ जो थी, उसको मैस मूवमेंट की डायरेक्शन देने का काम भी इस देश के मजदूर आंदोलन ने किया। 1900 से लेके 1920 तक, जब AITUC बनी 1920 में, ये 20 इयर्स का पीरियड में 1000 से ज्यादा स्ट्राइक्स जो है हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती हैं। वर्कर्स कभी आराम से नहीं बैठे, उनके हर सेक्टर वाइज यूनियंस बनी, हर एक ने अपने सेक्टर के अंदर लड़ाइयां लड़ी, और रेलवेज की यूनियंस ने फिर जोन वाइज अपनी यूनियंस को गठित करना शुरू किया। इस सारी प्रोसेस में आगे चल के फिर हिंदुस्तान की सभी यूनियंस, चाहे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको संगठित सेक्टर और असंगठित, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप बोलते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय के आउटसोर्स एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कैजुअल एम्प्लॉय के डेली वेजर, उन सब की हर सेक्शन के मजदूरों की यूनियनें जो बनी हुई थे, उन यूनियनों की मीटिंग बॉम्बे में हुई, अक्टूबर 1920 में हुई, और फिर ये ऑल इंडिया का पहला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन AITUC बना। उसी का आपने सेंचुरी मनाया, 2020 में 100 साल पूरे हुए। तो क्या वो 1920 से AITUC बना? AITUC 20 से बना, लेकिन हिस्ट्री मजदूर वर्ग की 20 से नहीं शुरू होते, वो 19th सेंचुरी से शुरू होते। उस सारा जो एक्सपीरियंस था, स्ट्रगल्स का एक्सपीरियंस था, अचीवमेंट्स का, सेटबैक्स का, आगे बढ़ने का, पीछे धकेले जाने का, उसके बाद फिर पूरी ताकत से आगे आने का, वो सारा एक्सपीरियंस जो था वो 1920 की इस AITUC की फॉर्मेशन में सिमटा हुआ था। इसलिए उस हिस्ट्री से हमने क्या सीखा?
1920 में AITUC के ऑल इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद इस देश के आजादी के आंदोलन को इस झंडे के नीचे मजदूरों में लड़ा गया। 1921 में जो हमारा सेकेंड कॉन्फ्रेंस था झरिया में था, पहला कॉन्फ्रेंस में वेरी फेमस जो पंजाब आज पूरे देश को वहां से आंदोलन शुरू करके किसानों ने हरियाणा को शामिल करके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे राज्य शामिल हो गए, एक रोशनी दिखाई, प्रेरणा दिखाई। उसी पंजाब के थे लाला लाजपत राय जो AITUC के पहले प्रेसिडेंट थे। पंडित नेहरू AITUC के प्रेसिडेंट बने, नेताजी सुभाष चंद्र AITUC के प्रेसिडेंट बने, लेबर मिनिस्टर फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी AITUC के प्रेसिडेंट बने। इस देश के बहुत से फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स अपने को AITUC के साथ जोड़ने में प्राउड महसूस करते थे, फख्र महसूस करते थे, क्योंकि वर्किंग क्लास का हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। सेकेंड कॉन्फ्रेंस में AITUC ने स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? जलियांवाला बाग हो चुका है, सैकड़ों लोग मार दिए हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है, तो अब हमारी नेक्स्ट मांग क्या होनी चाहिए? वर्किंग क्लास ने बताया इस देश की फ्रीडम मूवमेंट को कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए अंग्रेजों से, हमें पूरा आजादी चाहिए, हमें टुकड़े नहीं चाहिए, हम अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते हैं। ये AITUC के तेवर थे। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप AITUC का झंडा थामते हैं, हमेशा महसूस कीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार है, आप एक बहुत बड़ी हेरिटेज विरासत के मालिक हैं, और इसलिए जितने आप जमीन से ऊपर हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे आप जमीन के अंदर हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको मजबूती देती है। आपके पैर डगमगाने नहीं चाहिए, आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, आपके सीना कभी झुकना नहीं चाहिए, आपका सिर झुकना नहीं चाहिए, आपको निडर रहना चाहिए, आपको बेखौफ रहना चाहिए। इसलिए उस हिम्मत से आपको आगे बढ़ना है। मैं जानती हूं इस विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की सेफ्टी में, सुरक्षा में, उसको बचाने में भी AITUC पूरा दम लगा रही है, मुझे मालूम है। इसलिए दम लगा रही है कि इसको पाने में भी AITUC का रोल था। जब आंध्रा और तेलंगाना एक साथ थे, उस समय की उस लड़ाई के अंदर AITUC का बेहतरीन रोल है इस विशाखा स्टील प्लांट को लेने के वास्ते, ये हमें मालूम है। मैं आपसे जिक्र कर रही थी, हमें क्यों ये लगा कि ये बीजेपी की सरकार बैठी है RSS के समर्थन से, और नरेंद्र मोदी जो RSS का स्वयं सेवक है, उसके बैठने के बाद क्या खतरे हैं इस देश में? हमें इसलिए लगा AITUC तो 1920 में बनने के बाद मार्च ऑन कर रही थी, लड़ रही थी, सड़कों पे आंदोलनों में थे। 1925 में RSS बनती है, हमारे संगठन के बनने के 5 साल बाद। कोइंसिडेंस है, उसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी 1925 में। तो जब RSS बन रही थी, उनके जो फाउंडर थे हेड ग्वार, उनसे पूछा गया था, इस देश में लोग लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, नौजवान मैदान में कूदे हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए थे। नौजवान गुस्से में आ गए थे, वो बोले वापस क्यों लिया मूवमेंट, और वो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिए, अंडरग्राउंड मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू कर दिए, और वो मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा था। नौजवान कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, फांसी पे चढ़ने को तैयार थे, लाठी खाने को तैयार थे, गोली खाने को तैयार थे। ऐसे समय में जब RSS बन रही थी, तो हेड ग्वार से पूछा गया, देश में आजादी का आंदोलन तेज है, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, हमारा इस आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है।
उनसे कहा गया, ये सब नौजवान तो मरने के लिए तैयार खड़े हैं देश के वास्ते। तो बोले, ये सब जो है भटक गए हैं, ये रास्ता नहीं जानते। हमारे नौजवानों के लिए भगत सिंह आइकॉन है, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाहिड़ी, जितेंद्रनाथ दास, बड़े बड़े नाम हैं हर राज्य में। वो नौजवान जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आज की युवा पीढ़ी के आइकॉन है, सिंबल है। लेकिन हेड ग्वार कह रहे थे, ये सब भटक गए हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई हिंदू राज बनाने की। अब याद रखिए, इस देश में बहस भी नहीं शुरू हुआ था। पाकिस्तान का नारा 40 में शुरू हुआ। इस देश में कोई चर्चा नहीं थी। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर भाषा वाला एक साथ होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये जो बोलते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग, जो इनके खिलाफ बोलता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग का राजनीति, पॉलिटिक्स तो आपने शुरू किया, आपके हेडक्वार्टर ने शुरू किया, जिसने कहा कि हमारा मकसद हिंदू राज बनाना है। तो आपने हर दूसरे धर्म को मानने वालों को जीरो करके रख दिया। ये राजनीति जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति ब्रिटिश राज की है, ये इनके रगों में खून बह रहा है और इसलिए इनकी सोच ही है बांटो और राज करो। इसलिए ये डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान की पूरी आजादी का जब नारा पास हुआ 1929 में रावी रिवर के किनारे, उसको नहीं माना, बायकॉट किया। जब नेशनल फ्लैग तय हुआ ट्राई कलर, आजादी के आंदोलन को लीड करने का झंडा, इन्होंने उस झंडे को नहीं स्वीकारा, उसकी होली जलाई इन्होंने। हम इनसे उम्मीद करते कि ये हमारे देश को यूनिटी और एकता के जरिए से विकास देंगे। हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। हम उनसे पहले की पैदाइश है और 19वीं सदी से सीख करके 1920 में पैदा हुए। और इसीलिए ये भी हमारी उस समय की लीडरशिप वॉचफुल थी और देखती थी, क्योंकि इनसे ये भी पूछा गया, फिर आपके दुश्मन कौन है भाई? कौन है आपके दुश्मन? किसके खिलाफ लड़ोगे? तो आज मोदी अगर चाहे, अमित शाह चाहे, इनके और नेता चाहे कि हिस्ट्री के सारे सबूतों को ये गायब कर देंगे, तो गायब नहीं कर सकते। दुनिया की लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में वो प्रूफ, वो सबूत, वो एविडेंस मौजूद है। हेड ग्वार ने कहा था, हमारी दुश्मनी किससे है? मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे से है। लाल झंडा किसके पास था? ट्रेड यूनियंस के पास था। उनकी वर्किंग क्लास से दुश्मनी है और किसी भी और धर्म को मानने वाले से दुश्मनी है। इनकी यात्रा पैदा होते ही ऐसे शुरू हुई और इसलिए जब कुर्सी पे ये बैठ गए तो हमें समझ में आया कि ये क्या करने वाले हैं। इस देश में बहस चला 1947 से पहले, नेशनल बिल्डिंग कैसे होगी। उस समय में ये बात हुआ, हमारे जो प्राकृतिक साधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, माइनिंग मटेरियल पे, हमारे वाटर पे, हमारे फॉरेस्ट पे, हमारे हिल्स के ऊपर, मेडिसिनल प्लांट्स पे, इनके ऊपर वर्क किया जाएगा। ये नेशनल वेल्थ होंगे, ये राष्ट्रीय पूंजी होंगे। इस राष्ट्रीय संपत्ति के ऊपर विकास को रखा जाएगा। हम अपने देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकारों की होगी, यानी वो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के तहत किया जाएगा। ये लोग कहां थे तब? आरएसएस के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। ये अंग्रेजी राज को जारी रखना चाहते थे और इसलिए ये
कंटिन्यूअसली समाज में नफरत फैलाने की पॉलिटिक्स करते रहे। जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने ये कहा हमारा राज रहेगा, तुम लोग सेल्फ रूल ले लो, ये क्या बात हुई? तुम राजा होंगे, तुम्हारे राजा के नीचे हम सो कॉल्ड सेल्फ रूल होंगे। तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? जब उन्होंने कहा विधान बना लो अपना सेल्फ रूल का। AITUC ने हिंदुस्तान के अंदर जो मजदूरों का अकेला राष्ट्रीय संगठन था, सभी धाराओं को सिमेटे हुए था, AITUC ने कहा उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन की लीडरशिप को हम किसी किस्म के सेल्फ रूल के विधान को बनाने में खिलाफ है। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा बनाओ और बहस करो इस देश में कि जब हिंदुस्तान को हम आजाद करा लेंगे तो हम कैसा संविधान बनाएंगे, हम कैसा देश बनाएंगे, और उसी के तहत हमारी अर्थनीति कैसी होगी, हमारा विकास कैसे होगा, इस सब को चीजों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। तो आप क्या हैं? आप वो AITUC हैं जिसने संविधान सभा का मांग किया। आप वो AITUC हैं जिसने लंबा चौड़ा चार्टर ऑफ डिमांड बना के उस संविधान सभा को दिया और कहा कि ये हम चाहते हैं। क्या उसने हमने सिर्फ ये कहा कि संविधान में यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए? वो तो हमने कहना ही था क्योंकि हम यूनियन है। हम तो अंग्रेजों से लड़के 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट ले चुके थे। क्या हमने ये कहा कि काम के स्थान पे सुरक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए? वो भी हम 1923 में अंग्रेजों से कानून छीन चुके थे। वो तो हमने कहना ही था। हमने लिविंग वेज का बात करना ही था। यूनियन बनाना, लिविंग वेज होना, काम के स्थान पे सुरक्षा होना, सामाजिक सुरक्षा होना, हमारी वुमेन जो कर्मी है उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट होना, हमारे मजदूरों के बच्चों को पाठशाला मिले, बाल मजदूरी नहीं होना, ये सब कुछ तो हमने रखना ही था। वो तो था, लेकिन हमने कहा राइट टू डेमोक्रेसी, जनतंत्र का अधिकार चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को बोलने का अधिकार चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू डिसेंट, हमारी सरकारों से अगर अलग राय है, हम उनसे सहमत नहीं है, उस डिसेंट का हमें अधिकार चाहिए। इसलिए वर्किंग क्लास ने केवल अपनी बातें नहीं रखी, समाज की रखी, देश की रखी, डेमोक्रेसी की रखी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात रखी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स मिले हैं, कोई हमें नहीं कह सकता एक प्लेट में रख के हमने तुमको दे दिए। वो सारे जो राइट्स है, वो सारे अधिकार है, वो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने लड़ करके हमें हासिल करके दिए। वी हैव वन ओवर दोज राइट्स, नोबडी गेव अस दोज राइट्स फ्रॉम चैरिटी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए साथियों, जहर फैलाने वालों ने इस देश के अंदर ऐसा झूठा प्रचार किया कि गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या के बाद RSS के ऊपर बैन लगाया गया। RSS ने 1949 में माफीनामा मांगा और उस माफीनामे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको माफी नहीं देना चाहते थे। पंडित नेहरू ने ही कहा, अरे भाई देश आजाद हुआ है, हो सकता है ये सीख जाए, समझ जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने में मोदी ने दम लगा दिया। इसके जो फ्रेंड्स है अदानी अबानी, 1 रुपया नहीं दिए, सारा पैसा उस मूर्ति को बनाने का हमारे पब्लिक सेक्टर से लिया गया है। मूर्ति बना के ये क्या छुपाना चाहते थे? ये सोचते हैं लंबे कद की मूर्ति बना दी। हमारे देश में इतने स्कल्पचरिस्ट हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, लेकिन उसका ठेका भी हमारे देश को नहीं मिला, वो चीन की कंपनी को मिला। देशभक्ति की बातें दोहराते हैं ना, आत्मनिर्भरता की बातें दोहराते हैं, अपने देश के आर्टिस्टों पे भी भरोसा नहीं हुआ और वो मूर्ति बाहर से ठेके पे बनवाई गई। उसके नीचे क्या डुबा रहे थे ये? वहां के आदिवासियों से जिनसे जमीन छीनी गई, कुछ नहीं उनको दिया गया।
जैसे अभी भी यहाँ भी 8,500 विस्थापित परिवार जो हैं अभी लड़ रहे हैं, उनको हक नहीं मिला। वहां जिनको अपदस्थ करके मूर्ति खड़ी की गई है उनको कुछ नहीं दिया है वहां की बीजेपी की सरकार ने। लेकिन छुपा क्या रहे थे? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु गोलवलकर को लिखा था, जो मोहन भागवत वाली कुर्सी पे थे पहले, उनको लिखा था कि तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रैपिडली कम्युनल है, उसने नफरत फैलाई है, उसकी नफरत की वजह से गांधी जी की हत्या हुई है, तो तुम्हारे ऊपर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए, प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए? यू आर ए रैपिडली कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एंड योर venom spread out, the hatred spread out has caused the life of Gandhi ji and he has been assassinated. Why we should not ban you? ये कहा उन्होंने और उन्होंने बैन लगाया। ये सोचते हैं कि जिस नथुराम गोडसे की ये पूजा करते हैं, उसकी मंदिर बनाना चाहते हैं, उसकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, वो सारी बातें इस देश की जनता भूल जाएगी जब आप एक लंबी ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति खड़ी कर दोगे। सच छुपेगा नहीं। और सच यही है कि इन लोगों ने जो नफरत की बीज बोया इस देश में, जिसके चलते हुए बाद में मुस्लिम लीग ने भी नारा उठा दिया और हिंदुस्तान डिवाइड हो गया। ये लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करवाए और ये लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति आज भी कर रहे हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं। इसलिए हम ट्रेड यूनियन के साथियों को समझना चाहिए, वर्किंग क्लास की लड़ाई केवल अपनी वेतन की नहीं होती, अपनी पगार की, अपनी यूनियन को बचाने की, और उसके साथ साथ अपने भविष्य की, सोशल सिक्योरिटी की, अपने वेलफेयर की, अपने पर्क्स की, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सुरक्षा की, आउटसोर्स एम्प्लॉय की सुरक्षा की। ये सब काम तो यूनियन होने के नाते होते हैं, लेकिन ओनली दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ट्रेड यूनियन, दिस इज AITUC लेसन। समाज सही दिशा में बढ़ेगा, हमें भी हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। अगर समाज उल्टी दिशा में चल दिया और सरकारों ने उल्टा चक्र चला दिया तो हमें भी अपने अधिकारों को बचाना मुश्किल होगा। यह समझना चाहिए वर्किंग क्लास को। इसलिए वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स होती है, हमारी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारी वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स होती है। लेकिन वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स में भी इस पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है कि जो हमारे साथ हमेशा खड़ा होते हैं उनको हमें मजबूत बनाना चाहिए। अगर वो कमजोर करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में कोई सुनवाई नहीं होगी, और जब हम पे हमला होगा हमारे लिए कोई खड़ा नहीं वहां पर होगा। उसको भी हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहती हूं, आप बैंक के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1946 में बैंक वालों ने नेशनलाइजेशन का लड़ाई शुरू किया। 1969 तक उनको बैंक नेशनलाइजेशन नहीं मिला। कब मिला बैंक नेशनलाइजेशन? जब हिंदुस्तान में इंदिरा जी की खुद की गद्दी खतरे में पड़ गई, उनकी पार्टी डिवाइड हो गई, तो इंदिरा जी ने लेफ्ट पार्टी के 50 के करीब MP थे, उनसे कहा मेरे को पार्लियामेंट में बचाओ कॉन्फिडेंस वोट में। तो लेफ्ट पार्टीज ने क्या किया? जो वर्कर्स की मांग थी, जो यूनियंस की मांग थी, वो सामने रखी। कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, कोयला मिलों का राष्ट्रीयकरण करो, टेक्सटाइल के लिए नेशनल पॉलिसी बनाओ, राजे रजवाड़ों के प्रिवी पर्स खत्म करो, गरीब गुरबा को जमीन का टुकड़ा दो, लैंड रिफॉर्म्स करो, फॉरेस्ट एक्ट बनाओ, आदिवासियों की रक्षा करो, और पब्लिक सेक्टर के आधारों के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाओ। बहुत सी बातें उनके सामने रखी गई और कहा सपोर्ट तुमको देंगे, पर ये करोगे तो सपोर्ट देंगे। इंदिरा जी ने प्रॉमिस निभाया। वर्कर्स की मांगों को लेफ्ट पॉलिटिक्स ने रखा और कहा सबको राशन दो, होलसेल ट्रेड टेक ओवर करो, जखीरेबाजी पे रोक लगाओ, एसेंशियल कमोडिटीज में आइटम्स बढ़ाओ, ये सब कुछ कहा।
इसलिए याद रखिए साथियों, जब हम यूनियनिज्म करते हैं, हमारे इमीडिएटली यूनियन के काम होते हैं, उनको हम ईमानदारी से करते हैं। पर समाज से कट के यूनियन नहीं चल सकती है। समाज और देश में क्या चल रहा है, उसकी दिशा और दशा और रास्ता सही है कि नहीं, उसका अवलोकन करना, उसका विश्लेषण करना, उस सिचुएशन को समझना, उस पे पोजीशन लेना भी ट्रेड यूनियंस का काम होता है। और इसीलिए आज